नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। और अगर दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब करके प्रतिदिन की प्रश्नोत्तरी और सुबह 7:15 बजे जो अपनी दैनिक लाइव क्लासेज चलती है उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम ख़राब करे अपन चलेंगे आज फर्स्ट प्रश्न की ओर। और अपना पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। पहला प्रश्न रहेगा, प्राचीन रोम में सैनिक गतिविधियों का स्थल क्या कहलाता था? प्राचीन रोम में सैनिक गतिविधियों का स्थल क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। यानी सैनिक गतिविधियों का स्थल प्राचीन रोम में क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कैंपस मार्टियस। यानी रोम में सैनिक गतिविधियों का स्थल कैंपस मार्टियस कहलाता था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2, एथेंस में युद्ध का देवता क्या कहलाता था? एथेंस में युद्ध का देवता क्या कहलाता था, यह आपको बताना है। एथेंस में युद्ध का देवता क्या कहलाता था? तो प्रश्न नंबर 2 और 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना हेरेस एथेंस में युद्ध का देवता कहलाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, स्पार्टा में मुख्य शक्ति का केंद्र कौन था? स्पार्टा में मुख्य शक्ति का केंद्र कौन था, यह आपको बताना है। मुख्य शक्ति का केंद्र कौन था स्पार्टा के अंदर? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा में मुख्य शक्ति का केंद्र राज्य था। ध्यान रखना, राज्य था, नहीं कि सैनिक। तो स्पार्टा में मुख्य शक्ति का केंद्र राज्य था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, एक वयस्क व्यक्ति का फेफड़ों का भार लगभग कितना होता है? एक एडल्ट पुरुष के जो लंग्स की कैपेसिटी वो लगभग कितनी होती है, ये ध्यान रखना। तो इसका लंग्स का भार कितना होता है ये वयस्क पुरुष का, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा 1100 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति के फेफड़ों का भार होता है। प्रश्न नंबर 5 और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया जो कि श्वसन से संबंधित है, ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी होती है? मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो ब्रेन को जो रक्त की आपूर्ति करती है उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आंतरिक कैरोटिड धमनी। आंतरिक कैरोटिड धमनी मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है। तो सही आंसर है आंतरिक कैरोटिड धमनी। प्रश्न नंबर 7 और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, फेफड़ों की क्षमता का मापन किससे किया जाता है? लंग्स की कैपेसिटी का मापन किससे करते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो फेफड़ों की क्षमता का मापन किससे किया जाता है, इसको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, सुंदर शरीर किसका आदर्श था? सुंदर शरीर या सुंदर काया एक ही बात है दोस्तों। सुंदर शरीर या सुंदर काया किसका आदर्श था, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका सुंदर काया भी आ सकती है, इसका ये भी शब्द है दोस्तों। तो सुंदर शरीर या सुंदर काया किसका आदर्श था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीक वासियों का आदर्श वाक्य था ये। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, यूनान का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? यूनान का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। यूनान का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनान का स्वर्ण काल उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनान का स्वर्ण काल उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह ध्यान रखना। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा, यह आपको बताना है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताया। सही आंसर रहेगा वाटसन। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 अपना रहेगा दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसके लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक
इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है। सही आंसर रहेगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हिचकिक तकनीक किससे संबंधित है? हिचकिक तकनीक किससे संबंधित है ये आपको बतानी है। तो हिचकिक तकनीक का संबंध किससे है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12, इसका सही आंसर रहेगा लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से संबंधित है। हिचकिक टेक्निक लंबी कूद से, जिसे अपन लॉन्ग जंप भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, लॉन्ग जंप से संबंधित है हिचकिक टेक्निक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 13, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है। तो हृदय मांसपेशी को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। यानी हृदय कौन सी मांसपेशी से बना होता है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों हृदय मायोकार्डियम मांसपेशी से बना होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण कौन सा होता है? खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो खेल प्रबंधन में प्रथम चरण कौन सा होता है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14, इसका सही आंसर रहेगा खेल प्रबंधन में प्रथम चरण नियोजन होता है। तो दोस्तों आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहे और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 35 में से कितने % सही किए, ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे और पर्सन का लेवल भी पता लगे कि आपको कहाँ तक लेवल में आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 15 अपना, तो प्रश्न नंबर 15 अपना रहेगा डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है? डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है ये आपको बताना है। डेंड्राइट्स निम्नलिखित में किसका भाग है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा डेंड्राइट्स न्यूरॉन का भाग है। यानी न्यूरॉन्स जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका की कोशिका न्यूरॉन्स कहलाती है, भी ध्यान रखना, तंत्रिका की कोशिका न्यूरॉन्स कहलाती है। तो न्यूरॉन्स का भाग है कौन सा? डेंड्रॉन। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है ये आपको बताना है। तो खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर खो खो पोल की ऊंचाई होती है। यानी अगर दूसरी बात में देखें तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर खो खो पोल की ऊंचाई होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 17 इम्पोर्टेंट रहेगा, उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप किससे संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो उबेर कप का संबंध क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। और दोस्तों इसमें बैडमिंटन उबेर कप महिलाओं के खेल से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना, ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से संबंधित है, जो कि ग्रैंड स्लैम, यह भी ध्यान रखना है, ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट होता है। फर्स्ट टूर्नामेंट वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 19, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया ये आपको बताना है। अंतरिम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1906 में अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न कि अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1906 में किया गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20 दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना, क्रिकेट खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया? दोस्तों क्रिकेट खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो पहली और एक बार, लास्ट बार यही किया गया था। तो क्रिकेट खेल को एक ही बार ओलंपिक में शामिल किया गया था और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21, ओलंपिक खेलों का आयोजन किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन किसे दिया जाता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन किसे दिया जाता है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ओलंपिक खेलों का आयोजन
किसी देश को नहीं देकर शहर को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, शहर को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन शहर यानी सिटी को दिया जाता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 रहेगा अपना, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। फर्स्ट विंटर ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुआ, यह आपको बताना है कि विंटर से संबंधित है और कब स्टार्ट हुए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1924 में, और इसका सही आंसर रहेगा 1924 में पेरिस में ये पहली बार स्टार्ट किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस में 1924 में प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों अपना, भारत में आधुनिक खेलों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में मॉडर्न खेल, जो मॉडर्न स्पोर्ट्स है, आधुनिक खेल है, उसको लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, अंग्रेज सेना यानी ब्रिटिश सेना को आधुनिक खेलों का भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है, ब्रिटिश सेना, ये भी आपको ध्यान रखना है, अंग्रेज सेना या ब्रिटिश सेना। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट, चतुरंग का संबंध किस काल से है। ये एक खेल से संबंधित है, तो चतुरंग का संबंध किस काल से है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, चतुरंग का संबंध राजपूत काल से है, राजपूत काल से संबंधित है चतुरंग, जो कि एक प्रकार से जो अपन क्या खेलते हैं, पासा खेलते हैं, उससे संबंधित होता है चतुरंग। तो इसका सही आंसर रहेगा राजपूत काल। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, ये आपको बताना है। तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया, तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा 1958 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया। और नेक्स्ट फैक्ट के रूप में आप बताऊँ तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, तो मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 26, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई, यह भी ध्यान रखना आपको। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई, तो सही आंसर रहेगा 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई। अम्बालाल वेद और इसका अम्बालाल ब्रदर्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, प्रश्न नंबर 27 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसका सही, सेक बॉन किसे कहा जाता है। सेक बॉन, जिसे अपन सिन बॉन भी बोलते हैं, तो सेक बॉन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सेक बोन किसे कहते हैं, तो टीबिया हड्डी से संबंधित होती है सेक बोन, जिसे अपन टीबिया हड्डी में दर्द होता है तो उसे सिन पेन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, सिन पेन भी अपन उसको बोलते हैं, सिन पेन। तो सेक बोन का संबंध टीबिया हड्डी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 28, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन किसने आरंभ किया। जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन किसने शुरू किया, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन फ्रेडरिक लुडविग जोन को जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा लुडविग जोन। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों अपना, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली कब खोला गया। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली, ध्यान रखना, कांदिवली कब खोला गया, यह आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली कब खोला गया, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1938 में शारीरिक शिक्षा कांदिवली खोला गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों अपना, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा कप, यह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा कप, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31 रहेगा दोस्तों, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू, यह आपको बताना है। तो रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है, तो ब्लड एक संयोजी उत्तक, ये ध्यान रखना है, संयोजी उत्तक है, और उसमें भी ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ब्लड एक तरल संयोजी, जिसे अपन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी जिसे
लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ये बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तरल संयोजी ऊतक है, इसका सही आंसर रहेगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों अपना, कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है। कुबड़ापन को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो कुबड़ापन जो कि पीठ के पीछे उभार आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि एक शारीरिक विकृति के रूप में होता है। तो दोस्तों कुबड़ापन को अपन क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा काइफोसिस। काइफोसिस कुबड़ापन को कहा जाता है, सही आंसर रहेगा काइफोसिस। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न रहेगा दोस्तों, छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं, यानी जो छोटी आंत होती है उसके पहले भाग को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, छोटी आंत के पहले भाग को डूडिनम कहते हैं। डूडिनम कहते हैं छोटी आंत के पहले भाग को, क्या कहते हैं, तो इसके डूडिनम कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये आपको बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग डूडिनम, दूसरा जेजुनम और लास्ट में इलियम। इस प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों अपना, टेलर मसल्स किसे कहा जाता है। टेलर मसल्स किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, टेलर मसल्स किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा टेलर मसल्स सार्टोरियस को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेलर मसल्स किसे कहा जाता है, तो सार्टोरियस। और इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में, सार्टोरियस ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, सबसे लंबी, ये भी ध्यान रखना है, सबसे लंबी मांसपेशी है, ये भी शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है सार्टोरियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों, स्पीड प्ले का अर्थ है, ये आपको बताना है। स्पीड प्ले का अर्थ है, स्पीड प्ले को दूसरे अर्थ में अपन क्या जानते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्पीड प्ले को दूसरे अर्थ में बोलेंगे फार्टलेग ट्रेनिंग। स्पीड प्ले को फार्टलेग ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो कि ध्यान रखना दोस्तों एक स्वीडिश शब्द है, ये एक स्वीडिश शब्द है, स्पीड प्ले फार्टलेग के रूप में, जिसे फार्टलेग कहते हैं स्पीड प्ले को, जो कि एंडोरेंस से संबंधित है। चलिए दोस्तों अभी तक अपन ने आज की प्रश्नोत्तरी में 35 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और आपके कितने सही हुए ये भी आपको जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी भी शानदार हो सके। ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे भी अपनी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चलती है, और शाम को अपनी प्रश्नोत्तरी भी अपनी चलती रहेगी, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। धन्यवाद।